Hello students and welcome to the paper discussion of JEE Mains 22 जनवरी 22 जनवरी का मॉर्निंग सेशन का जो फिजिक्स का पेपर है फिजिक्स का वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो कल जो है NTA ने ऑफिशियली अपने रिलीज़ करे हैं रिस्पॉन्स शीट्स वगैरह, तो इसके बेसिस पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं इस पेपर को 22 जनवरी मॉर्निंग सेशन। तो सीक्वेंस में लेता हूँ एक एक करके सारे क्वेश्चंस। अब देखिए ये पहला सवाल जो है सेमीकंडक्टर्स का है। अब इसके अंदर पीएन जंक्शन के बारे में बात करी गई है। पूछ रहा है कौन से सर्किट में फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस का मतलब कि करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो करंट गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हम जानते हैं। तो 0 हाई हो गया और -10 लो हो गया, तो करंट इधर आने की कोशिश करेगा, आ सकता है नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं -15 और -10, तो -10 इज हाई, तो करंट ऐसे जाने की कोशिश करेगा। अब डायग्राम के हिसाब से ये वाले इस कंडीशन में करंट ऐसे जा रहा है, तो ये इसको अलाउ कर देगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फॉरवर्ड बायस है, करंट फ्लो कर सकता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 2 और 4 हाई पोटेंशियल है, तो करंट गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सी बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके साथ में ई देखता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड का मतलब 0 और 2 वोल्ट हाई है, तो करंट ऐसे आने की कोशिश करेगा, और अब की बार इस तरह से डायोड को लगा रखा है, तो ऐसा करंट फ्लो पॉसिबल है। इसका मतलब ई भी करेक्ट हो जाएगा, आंसर बनेगा बी, सी एंड ई, ठीक है। आगे चलेंगे। अब हम अगले सवाल में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में एक बैटरी लगी है और एक लंबी वायर है रेजिस्टेंस वाली। बेशक इस सवाल में पोटेंशियोमीटर वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन इसमें पोटेंशियोमीटर का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप देखिए, कहता है ये पूरी लंबी वायर है, इस वायर की पूरी रेजिस्टेंस 1 ओम है, और इसके बीच में यहाँ पे सेंटर पे एक दूसरा जॉइंट लगा दिया, और नीचे वाला रेजिस्टेंस है 2। तो जो 1 वाली है, ऊपर वाली टोटल 1 है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट साइड वाली हाफ और राइट साइड वाली हाफ। तो आधे आधे में 2 बट गई, क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ऊपर जो बैटरी लगी है, वो बैटरी लगी है 0.9 वोल्ट की। अब आपको इस सर्किट में करंट निकालना है, कोई भी निकाल सकता है। ये दोनों पैरेलल हो गए, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस बनेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5/2, इसको रेसिप्रोकल करके 2/5। और ये वाला इसके साथ सीरीज में, इन दोनों के साथ ये सीरीज में, तो 2/5 प्लस हाफ, इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 9/10। इसका मतलब जो टोटल R इक्विवेलेंट बनेगी वो बन जाएगी 9/10, यानी कि 0.9 ओम। अब देखो इतनी इंटरेस्टिंग बात है, बैटरी भी 0.9 का और टोटल रेजिस्टेंस भी 0.9 की, तो इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगा V/R, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 एम्पियर का, तो ये हमारा आंसर मार्क हो जाएगा 1 एम्पियर। आगे चलते हैं। सिमिलरली अब देखिए अगले सवाल में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, ठीक है। तो इस सवाल को हाँ, वहाँ पे अगर डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज अगर नहीं दिख रही होंगी, तो मैंने यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटेंस है 40 माइक्रोफैरेड, बैटरी से कनेक्टेड है। अब इनके बीच की जो जगह है वहाँ पे फिल कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहले वाली कैपेसिटेंस C थी, अब वो कैपेसिटेंस बन जाएगी K इंटू सी। K इंटू सी का मतलब 2C, तो डबल हो गई कैपेसिटेंस। बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को हटा नहीं रहे, तो इसका मतलब बैटरी लगातार कनेक्टेड है, तो वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो इसका मतलब पहले केस में जो कैपेसिटर पे चार्ज आता वो आता CV, और अब जो चार्ज आएगा वो नया वाला चार्ज होगा, नया वाला कैपेसिटेंस इंटू V। वोल्टेज सेम, कैपेसिटेंस डबल, तो चार्ज भी डबल, तो दिस विल बिकम 2 इंटू सी इंटू वी। अब पुराना चार्ज जो है, पुरानी कैपेसिटेंस है 40,
माइक्रोफैरेड और वोल्टेज है 100, तो चार्ज होगा 40 माइक्रोफैरेड इंटू वोल्टेज विच इज 100। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, दिस विल कम आउट टू बी 4 मिली कूलम, और फाइनल कंडीशन में ये हो जाएगा 8 मिली कूलम, डबल हो गया ना। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ रहा है, 4 मिली कूलम का एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है। आपको सेकेंड पार्ट कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ 4 मिली कूलम एक्स्ट्रा चार्ज से देख सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज पूछा गया, देखिए एक्स्ट्रा चार्ज, तो एक्स्ट्रा चार्जेस 4 मिली कूलम, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा 4 मिली कूलम एंड 0.2 जूल्स। हम एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। पुरानी वाली एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, नई वाली एनर्जी होगी हाफ 2c इंटू वी स्क्वायर। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी वो आएगी नई एनर्जी माइनस पुरानी एनर्जी। वोल्टेज सेम है क्योंकि बैटरी लगातार कनेक्टेड है। दिस विल कम आउट टू बी हाफ सी वी स्क्वायर, वैल्यू डाल दीजिएगा, आपके पास 0.2 जूल्स आ जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सेट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये बन रहा है 4 मिली कूलम एंड 0.2 जूल्स। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाँ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद अब यहाँ पे कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, आइस स्टीम कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन दिया है। फिर से यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी वैल्यूज गिवन है, तो इस वजह से मैंने इसको पीपीटी में ऐड किया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कहता है आइस है 10 टू द पावर -3 kg की, उसका टेम्परेचर है -10, उसको गर्म करते जा रहे हैं, वेपर बनाएंगे, स्टीम बनाएंगे जिसका टेम्परेचर है 110। तो अब हमारे को टोटल एनर्जी कितनी चाहिए वो पता करना है। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग स्पेसिफिक हीट्स गिवन है, लेटेंट हीट्स गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो अब इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले -10 वाली आइस बनेगी 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस, इसके अंदर एनर्जी लगेगी ms डेल्टा टी। फिर ये 0 डिग्री वाली आइस बनेगी 0 डिग्री वाला वाटर, इसके अंदर एनर्जी लगेगी ml। फिर ये 0 डिग्री वाला वाटर बनेगा 100 डिग्री वाला वाटर, टेम्परेचर राइज करेगा, इसके अंदर लगेगा ms डेल्टा टी। फिर ये 100 डिग्री वाला वाटर बनेगा 100 डिग्री वाली स्टीम, एनर्जी लगेगी ml। फिर ये 100 डिग्री वाली स्टीम बनेगी 110 डिग्री वाली स्टीम, एनर्जी लगेगी, यहाँ पे दोनों जगह मैंने r एक्स्ट्रा लगा दिया है, ms डेल्टा टी। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी। अब देखिए पहले वाले से स्टार्ट करता हूँ। 10 टू द पावर -3 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है 2100, तो इसको लिख रहा हूँ 10 की पावर -3 इंटू 2100 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इज 10। अब आप देखिएगा 1 2 3 3 0 ये और ये कैंसिल हो गया, ये पहला वैल्यू आ गया 21। तो पहली एनर्जी जो मुझे चाहिए दैट इज 21, मैं अलग से लिख ले रहा हूँ इसको। सेकंड, अब 0 डिग्री की आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है, लेटेंट हीट। मास है 10 टू द पावर -3, लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया है 3.35 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 3.35 इंटू 10 टू द पावर 5। आप देख सकते हो 2 0 बचेंगे, 10 की पावर 2 बचेगी, 335, 335, इतनी जूल यहाँ लग गई, इतनी जूल यहाँ पे लग गई एनर्जी। थर्ड स्टेप, ms डेल्टा टी। अब पानी गर्म हो रहा है, तो इस कंडीशन में मास फिर से आपके पास है 10 की पावर -3, लेटेंट हीट ऑफ वाटर, सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 4180 इंटू 4180 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इज 100। अब देखिए 2 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, ये 3 0 कैंसिल हो गए, 418 यहाँ आ गया। नेक्स्ट, अब 100 डिग्री वाटर 100 डिग्री स्टीम में बनेगा ml, 10 टू द पावर -3 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6, दिस विल बिकम 2250, 2250। अब आखिरी में स्टीम को कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है स्टीम का एक्चुअली, तो दिस विल बिकम 10 टू द पावर -3 इंटू
स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम है 1920, तो 1920, और टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है 10 डिग्री का। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे 2 ही जीरो हैं, तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 19.2, 19.2। अब हम इन सारी एनर्जीज को ऐड कर देंगे, वी विल ऐड ऑल ऑफ देम, और हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी या टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब देखिए 21 + 335, अब आपको इसको ऐड करना है, 21 335, उसके बाद 418 2250 2250 और 19.2। आप इसको ऐड करके देखिएगा, आखिरी में 0.2 तो बचेगा, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 14 और 9 23, this will become 3 2 4, this will become 7 8 8 + 1 9, 14, 4 2 6 6 3 9 10 3043। देख लीजिए आंसर मैच हो गया है, पूरी वैल्यूज मैच हुई हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं 3043 फर्स्ट ऑप्शन हमारे को दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही, ये क्वेश्चन तो देखिए स्टैंडर्ड है, आपने सबने करा होगा जितने लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है। सर्कुलर डिस्क is rotating about axis perpendicular to plane, small part is cut from the disc, find the moment of inertia of remaining part। तो मैं कहता हूं अगर मान लो डिस्क अपने सेंटर के अबाउट घूम रही है तो होता है mr²/2 डिस्क का। अगर मैं उसको टेंजेंट के अबाउट ले जाऊं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से डिस्टेंस ट्रैवल होता है r, तो ये बनता है 3/2 mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम से 3/2 mr²। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये वाली एक्सिस है, तो दिस इज इक्वल टू कंप्लीट डिस्क माइनस जो हिस्सा रिमूव कर दिया, ठीक है। तो जो हिस्सा आपने रिमूव करा है उसको अगर इस पूरी डिस्क में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतनी जगह में मास है। अब मैं कहता हूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे नहीं पता, दिस इज इक्वल टू I1 माइनस I2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी डिस्क का मास था m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2 माइनस। अब आप देखिए ये जो छोटी वाली डिस्क है इसका रेडियस r/2 है, तो बड़े वाले का रेडियस r है तो मास m है, तो जब रेडियस r/2 होगा तो मास होगा m/4। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्क का जो एरिया होता है वो πr² होता है, πr²। तो जब एरिया से चेक करोगे तो दिस विल बिकम πr²/4, तो एरिया हो गया 1/4, तो मास भी हो गया 1/4। अब देखिए ये वाली जो डिस्क है इस छोटी डिस्क के लिए, इस छोटी डिस्क का मास है m/4 और इस छोटी डिस्क का रेडियस है r/2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो इसके टेंजेंट से पास कर रही है, कॉर्नर से, तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा 3/2, तो दिस विल बिकम 3/2 m, इसका मास m/4, r², इसका रेडियस है r/2, तो यानी कि r²/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं क्या बन रहा है। दिस विल बी इक्वल टू mr²/2 माइनस 3 mr²/16 2 32 32, 16 माइनस 3 13, इसको सॉल्व कर लेंगे 13 mr²/32, तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ गया, ठीक। रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सब लोगों ने करा होगा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। अब देखिए ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, कहता है दो नॉन आइडियल बैटरीज हैं कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो इनका जो टोटल ईएमएफ है इट इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू, यानी कि दोनों के इंडिविजुअल ईएमएफ से टोटल ईएमएफ छोटा होता है, ऐसा नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरे स्टेटमेंट में कहता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बोथ, यस।
तो स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, अगर दो रेजिस्टेंस है R1 R2 पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो इन दोनों से छोटा होता है। तो बैटरी के केस में भी यही प्रॉपर्टी लगती है कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन बोथ दीस, ये प्रॉपर्टी ट्रू है। R इक्विवेलेंट इज लेस देन R1, R इक्विवेलेंट इज लेस देन R2। लेकिन पहली स्टेटमेंट में कहता है EMF भी छोटा होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 6 वोल्ट 6 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम। अब अगर इस टाइप की मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है बैटरी का, तो इसका टोटल EMF कैसे निकालेंगे, EMF E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देख सकते हैं E1 बाय R1 बनेगा 1, E2 बाय R2 बनेगा 1, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3। इसको लिख सकते हैं 2 बाय 6, 2 प्लस 1 3, 3 बाय 6, यानी कि ये बन जाएगा, ऊपर में है 2, नीचे में बनेगा 1 बाय 2, 2 ऊपर जाएगा 4 वोल्ट। इसका मतलब जो टोटल EMF है क्या वो 3 से छोटा है, नहीं, वो इन दोनों के बीच में भी आ सकता है। तो इज इट ऑलवेज स्मॉलर, नो इट इज नॉट स्मॉलर। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस जो होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हमेशा लेस देन बोथ होती है। तो उस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आंसर आ जाएगा थर्ड। क्लियर, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे सवाल बोलता है इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, हैज ऑर्बिट रेडियस 5.3 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, n की वैल्यू 1। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो इस तरह से दो वैल्यूज बोल रहा है, एक बोल रहा है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1, और एक बोल रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n इक्वल टू 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल टू 2, ठीक, तो थर्ड वाले में n इक्वल टू 4, ठीक है। रेडियस दे दिया, कहता है रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/mv। अब इसमें मास सेम रहेगा सब जगह, h तो कांस्टेंट ही है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हमको मालूम है वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट c/136 z/n, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो h और m को गायब कर देंगे, रेसिप्रोकल, c तो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, तो z/n, तो ये बन जाएगा n/z। इसका मतलब वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू n, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू n। z तो मतलब एटॉमिक नंबर है, वो तो भूल ही सकते हैं, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n। अब 1 से 4 जा रहे हैं तो ऑब्वियसली रेशियो बनेगा 4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। अब अगले वाले में देखिए, अब ये क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का। ये सेम पैटर्न पे दो क्वेश्चन पूछे थे, जो ये पीछे वाला सवाल जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला करवाया, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लगेगा ग्रेविटेशन वाले में, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि बीच में से कुछ हिस्सा निकाल दिया है तो उसकी वजह से कैसे निकाली जाएगी फोर्स। तो अब मैं देखिए क्या कहता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा बड़ा स्पीयर है, ठीक है, उसका मास है कैपिटल M और डिस्टेंस 2r पे एक छोटा सा मास रखा हुआ है स्मॉल m। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल फोर्स बनेगी वो बनेगी g कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r का होल स्क्वायर, मतलब कि gmm बाय 4r²। एक काम ही हो गया। अब हम कहते हैं कुछ हिस्सा काट दिया, कितने, रेडियस r/3 को कट कर लिया। तो जो बड़ा स्पीयर है उसमें से r/3 रेडियस कट कर लिया। तो अब ये जो बचा हुआ मास है ये कितना होगा ये नहीं पता, ये कितनी फोर्स लगाएगा ये नहीं पता। तो हम कहते हैं इसकी लगाई हुई फोर्स होगी पूरे स्पीयर की लगाई हुई फोर्स माइनस जो ये छोटे वाले ने लगाई, ठीक है। तो पूरा स्पीयर कितनी फोर्स लगा रहा है, g कैपिटल M स्मॉल m, पूरा जो कंप्लीट है, बाय 4r²।
माइनस ये छोटे वाले को अगर देखो तो छोटे वाले का रेडियस है r/3, तो r से रेडियस हो गया r/3, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r का क्यूब, तो इसका मतलब वॉल्यूम v से हो जाएगा v/27, 1/3 का क्यूब यानी कि 1/27। तो मास अगर बड़े स्पीयर का m है तो छोटे वाले का होगा m/27। इसका मतलब g m/27 इंटू स्मॉल m वही रहेगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इनके बीच का सेंटर का डिस्टेंस। तो यहाँ से गैप है r, क्योंकि टोटल 2r है ना, तो यहाँ बाउंड्री से जो गैप होगा वो r होगा, प्लस r/3, तो यहाँ से एक्स्ट्रा r/3, तो r प्लस r/3 4r/3, तो दिस विल बिकम 4r/3 का स्क्वायर। अब आप यहाँ से कैलकुलेट करिए, तो हम कहते हैं कि जो ओरिजिनल फोर्स थी वो थी G कैपिटल M स्मॉल m बाय 4r², और अब जो ये कैविटी वाले ने फोर्स लगाई F, दिस इज इक्वल टू बड़े वाले की फोर्स माइनस छोटे वाले की फोर्स। ठीक है, तो बड़े वाले की फोर्स हम लिख चुके हैं G कैपिटल M स्मॉल m बाय 4r² माइनस छोटे वाले की फोर्स G m/27 स्मॉल m डिवाइडेड बाय 4r/3 का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स। ठीक है, अब इसको जब स्क्वायर करेंगे यहाँ 9 बनेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, दिस विल बिकम GMM बाय 4r² माइनस GMM बाय 48r²। इसको कॉमन ले लीजिएगा, GMM बाय 4r² कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/12 यानी कि 11/12, ये आ गई नई फोर्स, दिस इज द न्यू फोर्स। और जो ओरिजिनल फोर्स है ओरिजिनल वो ये वाली है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेगा तो रेशो आ रहा है 11:12, 11:12, तो आप देख सकते हैं ये आपका आंसर बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो रेशो बन गया 12:11। ठीक, आगे चलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का और एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्या कहता है, कहता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं जिससे कि ऊपर जब पहुंचा ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंचा तो धागा ढीला पड़ रहा है, मतलब क्रिटिकल केस है, तो यहाँ पे पहुंच के जस्ट धागे में टेंशन 0 हो रही है, तो इसका मतलब सर्कल बस कंप्लीट ही कर पा रहा है, तो लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो होगी √5gl, और इस मोमेंट पे जो टोटल एनर्जी होगी, अगर ग्रेविटेशनल एनर्जी को 0 मान लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लें, तो यहाँ पे जो काइनेटिक होगी वो होगी ½ mv², इसका मतलब 5 mgl/2 वेलोसिटी, क्योंकि 5gl है ना √, तो वेलोसिटी को पुट करो, ये आ गई काइनेटिक। अब क्या होता है, ये चलते चलते बी पे आता है, तो इसका मतलब इस लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 5 mgl/2, इनका टोटल 5 mgl/2, ये हो गई आपकी मैकेनिकल एनर्जी। हर जगह ये सेम रहेगी, हर जगह ये मैकेनिकल एनर्जी सेम है। अब देखो ऑब्जेक्ट पहुंच गया 60 डिग्री पे, 60 डिग्री एंगल पे पहुंच गया, इसका मतलब ये वाली धागे की लेंथ L, ये वाली लेंथ L, तो कितना, ये L cos थीटा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक L cos 60, cos 60 होता है हाफ, इसका मतलब कितनी हाइट ऊपर चला गया, हाइट ऊपर चला गया L/2, फिर और ऊपर जाएगा। सेकंड पोजीशन की बात करो तो C की बात करो, तो यहाँ पे अभी ये वाला एंगल है 60, इसका मतलब यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी L/2 है, ये भी L/2 है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, L का। अब मैं लोएस्ट पॉइंट से एक बार यहाँ जाऊँगा, तो मैं देखिए क्या कह रहा हूँ, लोएस्ट पोजीशन से एक बार मैं यहाँ जाऊँगा फर्स्ट, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी बराबर है, तो देखिए अब क्या बनता है, लोएस्ट पॉइंट की एनर्जी mgl 5/2, 5/2 आ रहा है ना, इक्वल टू इस पॉइंट की एनर्जी कितनी हाइट पे जा चुका है, L/2 mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड b, तो हाइट यहाँ पे जो इंक्रीज करा है वो L/2, इसको इधर भेज देंगे
तो ये बन जाएगा 4 mgl/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। एक काम हो गया मेरा। अब ये चलता 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 बी से चलता चलता सी पे पहुंचा तो एल और चढ़ गया, एल प्लस l/2, टोटल हाइट कितनी चल गया है 3l/2। अब मैं ए से चलते चलते सी पे जाऊंगा, ए से सी, तो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी बराबर करूंगा, तो मैं लिखूंगा 5 mgl/2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी mg3l/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। 3 इधर भेज देंगे, 5 - 3 2, तो 2 mgl/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी। अब आप देख सकते हो बी की भी आ गई, सी की भी आ गई। mgl/2 कांस्टेंट है, 4:2, 4:2 मतलब रेशियो कितना बनेगा 2। तो आंसर आपके पास बन जाएगा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन 2। तो काइनेटिक एनर्जी का आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलेंगे। अब देखिए ये ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है, साउंड वेव का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन साउंड वेव्स। तो अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, 2-3 छोटी छोटी बातें यहाँ पे ध्यान देनी है। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड होता है बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। दूसरी चीज, जो क्लोज्ड पाइप होता है, क्लोज्ड पाइप की nth हार्मोनिक होती है n इंटू v/4l, और जो ओपन पाइप होता है उसकी nth हार्मोनिक होती है n इंटू v/2l। तो ये हमारे को छोटी छोटी बात याद रखनी है। अब देखिए क्या कहता है, कहता है अलग अलग गैसेज हैं, 2 पाइप हैं, एक क्लोज्ड है और एक ओपन है। एक के अंदर गैस की डेंसिटी ρ1, एक के अंदर ρ2, ठीक है। 9th हार्मोनिक क्लोज्ड वाले की, इसकी 9th हार्मोनिक और 4th हार्मोनिक इसकी दोनों की बराबर है, ठीक है। इसकी 9th हार्मोनिक होगी 9 इंटू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड v1 डिवाइडेड बाय 4l1। इसका 4th हार्मोनिक होगा 9v2, स्पीड ऑफ साउंड दोनों में अलग, क्योंकि गैसेज अलग अलग है। इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी डेंसिटी है ρ2, गैस अलग है तो स्पीड ऑफ साउंड भी डिफरेंट। v2/4l2। अब आप देखिए यहाँ पे v1 की जगह लिखेंगे बल्क मॉडुलस, तो 9/4l1 इंटू बल्क मॉडुलस बाय ρ1, यहाँ पे लिखेंगे 4/4l2 बल्क मॉडुलस बाय ρ2। बल्क मॉडुलस दोनों कैंसिल हो गए। हमको दिया है ρ1/ρ2 1:16, तो ρ1/ρ2 1:16, 1:16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बनेगा 1/4। अब आप देख सकते हैं ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पे ये 2 आएगा, क्योंकि अभी मैं लिखा भी है यहाँ पे ओपन पाइप होगा। अच्छा ये ओपन पाइप है, डायग्राम इसका ऐसे नहीं है, ये नहीं है, ओपन पाइप है, 4th हार्मोनिक है, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला 2 और ये वाला 4, तो अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे बनेगा 2, ठीक है। L2 को ऊपर खींच लेते हैं, 9l2 डिवाइडेड बाय 2l1, तो दिस विल कम आउट टू बी 9/2l1 इज इक्वल टू 1/l2। अब हमारे को देखिए क्या गिवन है, कहता है क्लोज्ड वाले की लेंथ है 10, तो क्लोज्ड वाले की लेंथ है 10, तो इसका मतलब दिस विल बिकम 9/20 इज इक्वल टू 1/l2, तो l2 इज इक्वल टू 20/9। ओपन वाले का लेंथ निकालना था, इट इज 20/9। तो अब चेक करते हैं, दिस विल कम आउट टू बी थर्ड ऑप्शन, ये हमारा बन जाएगा आंसर। ये स्मॉल मतलब मैं ध्यान नहीं दिया एकदम से लिखते लिखते, तो ये ओपन पाइप था, तो ओपन पाइप के अंदर यहाँ पे मैं लिखा भी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/2l, तो nth हार्मोनिक होगा n इंटू v/2l, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे ठीक कर दिया हमने। उसके बाद आंसर बनेगा 20/9, ठीक। आगे चलेंगे। अब देखिए वर्नियर कैलिपर, ये वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी अब कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि अलग अलग लोग अलग अलग जवाब कह रहे हैं। जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि वर्नियर कैलिपर में 1 वर्नियर डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर, जनरली होता ही है। 99% टाइम यही होता है कि वर्नियर के डिवीजन्स छोटे होते हैं और मेन स्केल के डिवीजन्स बड़े होते हैं। लेकिन इन्होंने वर्ड यूज करा है ऑलवेज, तो ऑलवेज तो नहीं बोल सकते, 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 99% ये स्टेटमेंट सही रहता ही है।
लेकिन क्योंकि ऑलवेज वर्ड यूज कर दिया तो कायदे से ये स्टेटमेंट हो जाना चाहिए फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। नहीं, तो वर्नियर कांस्टेंट होता है मेन स्केल का डिवीजन डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट तो फॉल्स होगा ही, ये तो फिक्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि ऑलवेज यूज करा है। तो उस हिसाब से जो आंसर बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ये टेक्निकली बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलवेज वर्ड यूज करा है। लेकिन अब जो आंसर की आई है उसके अंदर गिवन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मानिए और सेकंड स्टेटमेंट को फॉल्स मानिए। तो उन्होंने जो एनटीए वालों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करा है, जो दिमाग लगाया है, वो ये लगाया है कि इसको ऑलवेज वर्ड को उन्होंने इग्नोर कर दिया है। उन्होंने बोला कि वर्नियर स्केल डिवीजन शुड ऑलवेज बी विल बी लेस देन मेन स्केल डिवीजन। तो उन्होंने वो 99% वाले केस लिए हैं। होता भी है, आपने जितने भी क्वेश्चंस करे होंगे उसके अंदर भी आपको पता ही होगा कि वर्नियर स्केल का साइज छोटा ही होता है, बट लेकिन ये 100% ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो उस बेसिस पे इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स भी माने जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स भी ले सकते हैं, जो एनटीए वाले बोल रहे हैं। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये तो मॉडर्न फिजिक्स का छोटा सा सवाल है, वर्क फंक्शन पे बेस्ड है। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि वर्क फंक्शन सीजियम का 1.9 और लिथियम का 2.5, ठीक है, और हमारे पास जो लाइट है उसका वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर। तो सबसे पहले फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc/λ। इसका जो शॉर्टकट बनता है 1242 डिवाइडेड बाय 550 नैनोमीटर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.25 के आसपास आ जाता है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ये फोटोन इस वर्क फंक्शन को तो कभी ओवरकम नहीं कर सकता, तो लिथियम में तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। तो जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा वो सिर्फ सीजियम में दिखाई देगा। तो इसका मतलब आंसर बनेगा फोर्थ। ठीक है, आंसर विल बी फोर्थ। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर बोल रहा है कि 4 ग्राफ दिए हैं, कौन सा कर्व सबसे सूटेबल है फॉर स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए। सबसे सूटेबल कौन सा है? तो जो स्टैंडर्ड रजिस्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया तो एकदम से रेजिस्टेंस चेंज हो गई। तो हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड रजिस्टर है 100 ओम का, मान लो 100 ओम का है, तो वो 100 कांस्टेंट रहे, कम ज़्यादा ना हो। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट होना चाहिए एक तरह से। तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिखाई दे रहा है। तो आंसर मार्क करेंगे थर्ड ऑप्शन। इसमें देखो बहुत तेज़ी से गिर रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहा है। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ग्राफ बनेगा थर्ड। तो इसका मतलब ये वाला मटेरियल सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाला प्रॉब्लम जो है स्टीफन्स लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, रेडिएशन का क्वेश्चन है। तो कहता है एक दो ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल बॉडीज है, एक का रेडियस है 0.2, एक का रेडियस है 0.8। तो एक का रेडियस 0.2, एक का रेडियस 0.8। मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसका r, इसका 4r, 4 गुना होगा ना रेडियस। तो जो एरिया होगा, एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका एरिया बनेगा, जब 4 का स्क्वायर करेगा 16 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर इसका a है तो इसका 16a हो जाएगा एरिया। फिर टेम्परेचर, एक का है 800, एक का है 400। तो इसका है 800 छोटे वाले का और बड़े वाले का है 400। तो मैं मान लेता हूँ इसको 2t और इसको मान लेता हूँ t। यहाँ तक क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो पावर एमिट होती है वो होती है E A सिग्मा T⁴। E कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट। तो एरिया इंटू T⁴ की बात करनी है। तो हम कहते हैं P1 डिवाइडेड बाय P2 जो रेशियो है, दिस विल बी इक्वल टू A2 T⁴। A1 अपॉन A2 दिस विल बी इक्वल टू 1/16 एंड T1 by T2 will be 2t डिवाइडेड बाय T
होल रेज टू द पावर 4। अब आप देखो t और t कैंसिल हो जाएंगे, 2 की पावर 4 16, 16 और 16 भी कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू बन जाएगी 1। इसका मतलब दोनों की पावर का रेशियो 1 है, तो दोनों बराबर एनर्जी एमिट करेंगे, तो आंसर बनेगा फर्स्ट। क्लियर? तो सिंपल सा ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 स्टीफन्स लॉ पे बनाया हुआ सवाल है। आगे चलेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये गॉस लॉ का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए पॉइंट चार्ज की जगह पे इन्होंने लाइन दे दी है, तो कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो लाइन है इसकी लेंथ है a/2 और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, तो टोटल चार्ज जो होगा वो होगा लैम्डा इंटू a/2। दिस इज द चार्ज ऑफ दिस लाइन। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये गॉस लॉ का सवाल है, तो चार्ज इस लाइन पे जो चार्ज होगा वो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो ये आ गया चार्ज। अब ये लाइन एज में है, एज में, तो चार्ज की तरह बिहेव करेगी, तो इसको चार लोग शेयर करेंगे, 4 क्यूब में शेयर हो जाएगी, क्योंकि एज में है ना, एज में है, तो एक ये वाला, एक इसके साथ वाला, एक नीचे वाला और एक इधर वाला, तो 4 लोग 4 क्यूब में शेयर होगी ये लाइन। तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो इतना फ्लक्स एक क्यूब में से पास करेगा। दिस इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। Q खुद लैम्डा a/2, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू 2 8 हो गया, तो आंसर विल कम आउट टू बी थर्ड ऑप्शन लैम्डा a बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आंसर बनेगा थर्ड। क्लियर? आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब ये वाले क्वेश्चन में कैपेसिटर और प्रोजेक्टाइल का मिक्स है थोड़ा सा, तो देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो लेंथ इज 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है, ठीक है, और ऐसे बाहर निकलता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। अब ऑब्वियस बात है कि जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव वो वर्टिकल फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा F। तो इस फोर्स की वजह से वर्टिकल एक्सेलरेशन आएगा A, विच इज फोर्स अपॉन मास। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो सेम वेलोसिटी से आगे जाएगा। अब कितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, कितने टाइम में पहुँचेगा, ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाली स्पीड, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड इन्होंने दिया है कि जब एग्जिट मारता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 10 टू द पावर 6, तो डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे 10 की पावर -7 सेकेंड। ठीक है, अब इसने दूसरी बात क्या बोली, तो बताओ कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा। जब यहाँ पे निकला तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, तो अब मैं कहता हूँ वर्टिकल वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वजह से आएगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस AT। इनिशियली कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं था, एक्सेलरेशन हो जाएगी फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम, फोर्स बनेगी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास इनटू टाइम। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसको लिखा जा सकता है 910 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, तो हम इसको यूज कर लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 910 इंटू टाइम 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय मास। मास दिया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब आप देखो ये 9.1 910 कैंसिल होकर 100 बचा, ये 19 और ये 100 ये कैंसिल होकर बन गए 10 की पावर -5 24, 31 ऊपर जाएगा 24 तो बच जाएगा 10 की पावर 7। दिस विल बिकम 1.6 इंटू 10 की पावर 7, इसको सिंप्लीफाई करके 16, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7 विल बी 16 इंटू 10 टू द पावर 6। आगे आंसर।
तो ये हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आप देखो यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमें याद नहीं है कि ये जो यूनिट डायमेंशन के अंदर किस चीज़ का डायमेंशन कैसे लेना है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायमेंशन निकालें तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड आई एल बी इक्वल टू फोर्स, ये वाला एक फॉर्मूला होता है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालेंगे। आई मतलब करंट एम्पियर हो गया, लेंथ एल हो गई, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फोर्स एम एल टी की पावर -2। ये खत्म, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हो जाएगी एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। क्लियर है। अब दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, B/μ0 चाहिए, तो आपको पता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है B²/2μ0। अब एनर्जी के डायमेंशन लिखो, एनर्जी के डायमेंशन बनेंगे ml² टी की पावर -2, वॉल्यूम के बनेंगे L3। B² को लिख लो B/B, तो B/2μ0 ही तो आपको निकालना है, 2 का तो कोई काम नहीं है, 2 के कोई डायमेंशन नहीं होते। तो डायमेंशन ऑफ B/μ0 इंटू डायमेंशन ऑफ B, B के डायमेंशन आपके पास ऑलरेडी है m टी की पावर -2 a की पावर -1। अब देखो कैंसिलेशन होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये दोनों l कैंसिल होकर l की पावर -1, m और m खत्म हो गए, ठीक है। t की पावर -2, t की पावर -2 खत्म हो गई, a की पावर -1 उधर जाएगी, तो l की पावर -1 इंटू a, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B/μ0। ये आपके पास जवाब बन गया। देखिए बिल्कुल एज इट इज ऑप्शन मैच हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे 3 लेंस बनेंगे, ये क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। इसके अंदर पहली सरफेस फ्लैट, फिर कर्व, ये वाला रेडियस R1 का, ऊपर भरा है पानी 4/3, फिर नीचे R1 और फिर R2, R1 R2 का एक लेंस, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। सबसे नीचे वाला वो कुछ इस टाइप का, एक साइड R2 एक साइड फ्लैट, तो 3 लेंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है अभी। अब हमारे को पता करना है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले वाले की फोकल लेंथ लिख रहा हूँ। फोकल लेंथ का शॉर्टकट हमने पढ़ाया भी था, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स हो तो R/μ-1, तो इसके अंदर R की वैल्यू R1 है, दिस विल बिकम 3R1, ये आ गई पहले वाले की फोकल लेंथ। यहाँ पे प्लेन कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव का शॉर्टकट होता है फोकल लेंथ का R/μ-1, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, कॉन्केव लेंस है, तो दिस विल बिकम म्यू, फिर से 4/3, अंदर पानी है नीचे पानी है, तो 4/3 -1, 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, -3R2, ये वाला रेडियस है R2। और अब आ गया बीच वाला, तो बीच वाले की फोकल लेंथ होगी 1/f, μ2/μ1 -1, यानी कि ग्लास माइनस एयर। हम मान के चलते हैं कि इन तीनों के बीच में हल्की हल्की हवा की लेयर है, तो इट इज 3/2 -1, 1/R1 -1/R2। अब मान रहा हूँ कि ऊपर से लाइट गिर रही है, तो R1 भी नेगेटिव और R2 भी नेगेटिव, तो 1/-R1 -1/-R2 दोनों ही नेगेटिव है। अब यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ कि F1 आ गई 3R1, F3 आ गई -3R2, और 1/F2 जो बन रही है वो बन रही है 1/2। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/R2 -1/R1, करेक्ट। अब आपके पास 3 लेंस का कॉम्बिनेशन है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1, 1/f2, 1/f3, या फिर पावर ऐड कर दो, टोटल पावर इज इक्वल टू P1 + P2 + P3। P1 आ गया 1/3R1, 1/2 1/R2 -R1, और P3 आ गया -1/3R2। अब आप देखिए यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को क्लब करो और इसमें से -1/3 कॉमन ले लो, तो ये 1/R2 -1/R1 बनेगा। यहाँ पे +1/2 है, ब्रैकेट देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, सेम ब्रैकेट है, तो यानी कि 1/2 -1/3, तो 1/f इज इक्वल टू 1/2 -1/3 R2 -R1, 1/6 R2 -R1। अब आप देखिए
R2 माइनस R1, ये तो नहीं आ रहा है, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये आ जाएगा, क्योंकि जब नेगेटिव अंदर जाएगा, नेगेटिव अंदर जाएगा तो R2 माइनस R1 बनेगा। तो इसका मतलब आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये हो गया 43 का 4। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस था, वो दोनों तरफ का रेडियस r था, एक साइड को पॉलिश कर दिया, तो कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जगह बने। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कहता हूँ, डायग्राम कुछ इस टाइप का है, r एक साइड में पॉलिश किया, दिस इज इक्वल टू लेंस प्लस मिरर प्लस लेंस। लेंस क्योंकि इक्वी कॉन्केव है, इक्वी कॉन्केव तो फोकल लेंथ बनेगी r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1, इसकी फोकल लेंथ बनेगी r/2, इसकी फोकल लेंथ बनेगी r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1। अब टोटल पावर निकालेंगे तो टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2 डिवाइड बाई r प्लस 2 बाई r प्लस 2 म्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई r। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 म्यू माइनस 2, 1 प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय r। ये है टोटल पावर कॉम्बिनेशन की। अब ये क्योंकि मिरर है तो इसको लिख सकते हैं -1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ की अगर बात करी जाए तो वो बनेगी r/4 म्यू माइनस 2। अब ये मिरर है नेगेटिव साइन के साथ, ऑब्वियसली कॉन्केव मिरर की तरह बनेगा, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन एक तरह का कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है f' और वो फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन है। तो कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे बन जाए, तो ऑब्जेक्ट रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर कर्वेचर का मतलब 2f का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -r/2 म्यू माइनस 1। तो अब इस टाइप का आंसर बनना चाहिए, नेगेटिव साइन से सिर्फ डायरेक्शन पता चल रही है। तो अब देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका पूरी तरीके से मैच हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे लगता नहीं है ज़रूरत है। तो कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस कम क्लोजर। क्योंकि मुझे पता है फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा d/d, तो लैम्डा कम हो गया तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेज इन ऑप्टिकली डेंस, यस, वाइल फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो सही बात है कि स्पीड जो होती है लाइट की वो कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो मजबूरी में लैम्डा को भी कम होना पड़ता है, इसी वजह से फ्रिंज विड्थ कम हो रही है। तो बोथ द ऑप्शंस आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर बन जाएगा सेकंड, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? आगे अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हेल्प लेंगे अपना उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम कहते हैं एक साइड का टेम्परेचर है 100, तो एक साइड हमने पहली वाली रेजिस्टेंस K1 वाली है, तो इसका एरिया ए तो बड़े वाले का 2a, तो पहले वाले की रेजिस्टेंस हमने लगाई R1, उसके बाद इसी के पैरेलल में नीचे वाली है उसकी हमने रेजिस्टेंस लगाई R2, और इन दोनों का कनेक्शन हो रखा है K3 के साथ, दिस इज R3। आखिरी में टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और बीच वाला टेम्परेचर है थीटा। अब देखिए हमारे को पता है थर्मल रेजिस्टेंस होती है 1/KL/A, ठीक। पहला वाला K1 दिया है 60, K2 दिया है 120, तो पहली वाली रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ 1/60L/A, R2 लिख रहा हूँ 1/120L/A और R3 लिख रहा हूँ, थर्ड वाले का K दिया है 135 और एरिया भी डबल है, तो 1/135L/2A। अब देखो मैं ये 2 और 135 को मल्टीप्लाई करके 270 लिख लेता हूँ, 270L/A। तो पहली वाली, अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिख रही हैं, आप देख रहे हो 0 0 0 सब में कॉमन है, L/A 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 सब में कॉमन है, तो पहले वाले को बोलता हूँ R/6 क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है ना, दूसरे वाले को बोलता हूँ R/12 और तीसरे वाले को बोलता हूँ R/27।
अब ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का बन चुका है, आपको बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है या टेम्परेचर निकालना है। तो जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इनका टोटल बनेगा, पैरेलल कनेक्शन है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 यानी कि R/6 इंटू R/12 डिवाइडेड बाय R/6 प्लस R/12। इसको ऊपर नीचे 2 से करो, ये बनेगा 12, 2 + 1 3 3 यानी कि R/4, R कैंसिल 4 कैंसिल 3 R/18। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 100, रेजिस्टेंस R/18, टेम्परेचर थीटा, रेजिस्टेंस R/27, टेम्परेचर 0। अब सब जगह करंट सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय R/18, थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाय R/27। R कैंसिल हो गया, 18 और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 बनेगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 200 माइनस 2 थीटा, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 थीटा, 5 थीटा 200 यानी कि थीटा 40। ये आपका आंसर है। तो जब भी आपको थर्मल कंडक्शन के क्वेश्चन दिखाई दें तो आप उसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑप्टिक्स का है, लेकिन इसने एक्सेलरेशन पूछा है। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, तो इस सवाल के लिए हम लोग इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखें, ये देखिए, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ड्राइवर इज इनसाइड अ कार विच इज़ वॉचिंग। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा है, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। इसका रेडियस है 2 यानी कि इसकी फोकल लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। सब कुछ हम मीटर में करेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे एक गाड़ी आ रही है पीछे से जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, वो भी यूनिफॉर्म। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो 90 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करोगे तो 90 इंटू 5/18 ये बनेगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो पीछे से गाड़ी आ रही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 25 और वो कांस्टेंट है, ठीक है। जब गाड़ी का डिस्टेंस है 24 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो गाड़ी का अभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 24। इस मोमेंट पे बताओ एक्सेलरेशन कितना है इमेज का, ठीक है। तो वो a निकालना है, उसके बाद 100 इंटू a निकालना है। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूले की बात करते हैं, तो कहते हैं 1/v प्लस 1/u 1/f। 1/v प्लस 1/-24 1/1, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है। तो इसको उधर भगा देंगे, 1/v 1 प्लस 1/24, तो v की वैल्यू 24/25 इमेज डिस्टेंस आ गया। अब मैग्नीफिकेशन निकालते हैं v/u, मैग्नीफिकेशन निकाल देते हैं v/u, मैग्नीफिकेशन बनेगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन बनेगा, मैग्नीफिकेशन माइनस v/u, तो मैग्नीफिकेशन बनेगा 1/25, क्योंकि 24 हो जाएंगे कैंसिल, आ गया मैग्नीफिकेशन। अब आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है, इमेज का डिस्टेंस पता है, मैग्नीफिकेशन पता है। अब इन सारी चीज़ों के साथ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम डायग्राम एक बारी दोबारा बनाते हैं। ये मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -24, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया था 24/25, मैग्नीफिकेशन आया था 1/25, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 25, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, तो मैं बोलता हूँ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v² इंटू dv, u का डिफरेंशिएशन -1/u² du, चेंज इन इमेज डिस्टेंस, चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू -1/f² df। फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेगा, इमेज मूव करेगी तो इमेज डिस्टेंस बदलेगा। फोकल लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो 0 हो गया। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा dt से, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसको dt से डिवाइड करूंगा, ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय v² माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय u², टोटल इक्वल टू 0।
अब इसको एक बारी और डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे चारों चीज़ें चेंज हो रही हैं। इमेज का वेलोसिटी भी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, इमेज का डिस्टेंस चेंज होगा क्योंकि इमेज भी दूर जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी चेंज होगा, चारों चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इसके अंदर अब आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। तो नेगेटिव साइन को पहले तो गायब कर देते हैं, अब यहाँ से डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इमेज की वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर एज इट इज। अब 1 बाय वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 बाय वी क्यूब इंटू dv बाई dt। dv बाई dt मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पहले से भी था तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज dv बाई dt। v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dv बाई dt इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज v स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ इमेज स्क्वायर। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाई u स्क्वायर -2 बाई u क्यूब du बाई dt। du बाई dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उसको मैं लिख लूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। तो ये बन गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर टोटल इक्वल टू 0। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट नहीं एक्सेलरेट कर रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये वाला टर्म 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लंबा है, डबल 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, अच्छा सवाल है। तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, वी हमारे पास कितना था, इमेज डिस्टेंस 24 बाय 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको दोनों को उधर भेज देते हैं, 2 बाई वी क्यूब। वी है 24 का क्यूब अपॉन 25 का क्यूब, ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ इमेज का स्क्वायर। इमेज की वेलोसिटी कितनी थी, इमेज की वेलोसिटी भी तो निकाली थी हमने, नहीं अभी नहीं निकाली। तो यहाँ पे चलो इमेज की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब क्योंकि सब प्रिंसिपल एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन आपके पास ऑलरेडी आ गया, 1/25, 1/25 इंटू 1/25 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 25। तो ये खत्म, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 1/25, ठीक है। तो ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये तो सभी ने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m स्क्वायर 1/25 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 1/25 आ गया। अब इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज का स्क्वायर यानी कि 1/25 का स्क्वायर प्लस 2 बाय, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस खुद नेगेटिव था तो -24 का क्यूब इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 25 थी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 25 है तो इंटू 25 का स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लंबा है भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 25 हैं तो ये कट जाएंगे, यहाँ से 2 से, तो यहाँ पे ऊपर एक 25 बच जाएगा, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे 24 का क्यूब है, यहाँ पे भी 24 का क्यूब है, ये वाला 25 ऊपर चला जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो देखिए AI यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ इमेज 24 का स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर, ये मेरे पास बन रहा है 25 का स्क्वायर ऊपर अपॉन 24 का स्क्वायर नीचे। 25 इंटू 2 50 बाई 24 क्यूब, 50 डिवाइडेड बाई 24 क्यूब माइनस 50, 25 इंटू 2 50 माइनस क्योंकि 24 का क्यूब नेगेटिव कर देगा, 25 स्क्वायर इंटू 2, 25 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 24 क्यूब। तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है। अब आप देखिए 24 का स्क्वायर गायब करो तो यहाँ पे सिर्फ एक 24 बचेगा, एक 25 गायब कर दो तो ये 2 बचेगा, यहाँ पे ऐसे बच जाएगी कंडीशन। तो AI इंटू 25 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 2 50 डिवाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 24, ये वैल्यू बनेगी -48/24 यानी कि -2, ठीक है। अब आपको 100 AI निकालना था तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 25 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8। पॉजिटिव नेगेटिव साइन से सिर्फ डायरेक्शन पता चल रही है। तो 100 AI
इज इक्वल टू 8, 100 AI इज इक्वल टू 8। नेगेटिव साइन से सिर्फ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता चलता है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन लंबा है, दिस क्वाइट अ लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। आंसर विल कम आउट टू बी 8। अब चलेंगे आगे। ठीक है, अब तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। 48 इज वेरी स्मॉल, और एक ये बबल वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है। ये तो मैं अभी 2 मिनट में पहले यही बता देता हूँ। 2 बबल हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों बबल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस का फॉर्मूला होता है 1/r, 1/r1 माइनस 1/r2। सीधी सी बात है। एक का रेडियस है 2, एक का है 4, तो दिस विल बिकम 1/2 माइनस 1/4, दिस विल बी 1/4। तो r की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 1। ये तो बहुत ही छोटा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी छोटा है। दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। पार्टिकल को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्टाइल का सवाल है 1D का, बेसिकली 2D में यूज़ करा है बट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करा, स्पीड है 60, तो स्पीड है 60, एंगल है 30। ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा 60 cos 30, 30√3। ये sin 30, sin 30 का मतलब 30। इसका मतलब वर्टिकल मोशन को देखो, कितनी स्पीड से फेंका, 30। कितनी देर में ऊपर जाएगा, कितनी देर में ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचेगा, 3 सेकंड में। कैसे निकलेंगे, u/g, टाइम टेकन टू गो अप, u/g, करेक्ट है। 3 सेकंड में ऊपर गया। अब क्या कहता है, कहता है पहले सेकंड में हाइट है h0 और आखिरी सेकंड में हाइट है h1, तो फाइंड द रेशियो। तो आपको पता है ऊपर गया नीचे आया, एक ही बात होती है। और नीचे आ रहा है तो 1:3:5 इन रेशियो में डिस्टेंस कवर करता है। तो इसका मतलब पहले सेकंड में कवर करेगा 1, दूसरे सेकंड में कवर करेगा 3, तीसरे सेकंड में कवर करेगा 5। तो 1:3:5, और 3 ही सेकंड में ऊपर गया, 3 ही सेकंड में नीचे आएगा। तो ये वाला डिस्टेंस होगा 5, ये वाला डिस्टेंस होगा 1। तो रेशियो बनेगा h0/h1, h0/h1 इट इज इक्वल टू 5:1। इन दोनों का रेशियो लेंगे 5:1, खत्म। तो आंसर बन जाएगा इसका 5:1। आंसर इज 5। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा है। अब इसके लिए मैंने आई थिंक फिर से एक बार इसको क्वेश्चन को पीपीटी में इंक्लूड करा है। देखिए ये वाला सवाल है। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल के सीधा सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या गिवन है। गिवन है कि पोजीशन वेक्टर α1 t², α1 की वैल्यू आपको दी है 1, तो इसको लिखिए t² i कैप। α2 है 3n, 3nt j कैप, 3nt j कैप। α3 का वैल्यू है 2, तो 2t k कैप, 2t k कैप। ये आपके पास आ गया पोजीशन वेक्टर A का। B का देखो, B का पोजीशन वेक्टर β1 है 2, तो 2t i कैप। β2 है -1, तो -1t², -t² j कैप। और 3 है 4pt k कैप, +4pt k कैप। ठीक है, अगर ये सारी वैल्यूज यहीं पे लिख के दे देते तो थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता। ज़बरदस्ती इन्होंने अलग अलग लिखा है, तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। फालतू का लंबा सवाल है, कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है इसका। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी a की निकलेगी। डिफरेंशिएट करेंगे, t² का डिफरेंशिएशन 2t i कैप, 3nt, n कांस्टेंट है तो +3n j कैप, 2t का डिफरेंशिएशन +2 k कैप। अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी b की निकलेगी, ये बनेगी 2i कैप -2t j कैप, और वो बनेगा +4p k कैप। अब आपको गिवन है दो चीज़ें, एक तो 1 सेकंड पे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों वेलोसिटीज ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। तो ठीक है, पहले तो परपेंडिकुलर कर देते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, a.b = 0। तो 2t 1 है, टाइम 1 है, तो 2 × 2 4, ये बन जाएगा -6n, t 1 है फिर से, +8p
टोटल इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दूसरे वाले का। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 4 प्लस 9n स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ये बनेगा 4 प्लस ये भी बन जाएगा 2t टाइम 1 है प्लस 4 प्लस 16p स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर 3n प्लस माइनस 4p। अब अगर ये पॉजिटिव 4p होता, अगर 3n पॉजिटिव, दो रूट आ गए, पॉजिटिव 4p होता तो यहाँ पे कैंसिल होकर 0 बन जाता, 4 इक्वल टू 0। क्या वो पॉसिबल है? नहीं। तो इसका मतलब 3n शुड बी इक्वल टू माइनस 4p। नेगेटिव साइन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव लेके यहाँ पुट करा तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो 3n इज इक्वल टू माइनस 4p। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई, अब हमारे पास वैल्यू आ गई 3n इज इक्वल टू माइनस 4p। दूसरी वैल्यू जो हमारे पास थी वो थी 4 माइनस 6n प्लस 8p, 4 माइनस 6n प्लस 8p टोटल इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास n की वैल्यू बनेगी 1/3 और p की वैल्यू बनेगी माइनस 1/4। p की वैल्यू बनेगी माइनस 1/4। यू कैन सॉल्व, इसको यहाँ पे पुट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ तक का। इतना पार्ट हमने कर लिया। अब हम आते हैं फिर से पीछे, तो इसका मतलब n की वैल्यू 1/3। अब इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने सॉल्व वगैरह सब कुछ कर लिया है। अब देखिए n की वैल्यू है 1/3, n की वैल्यू है 1/3, p का वैल्यू है माइनस 1/4, ये हम निकाल चुके हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम निकालो पार्टिकल ए का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी। तो सबसे पहले तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यही तो होगी पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसके लिए लिखेंगे 1 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1 क्योंकि टाइम 1 है, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 आई कैप। 3n का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 1, और यहाँ पे आएगा माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 2 जे कैप। थर्ड यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 3 के कैप। तो ये बन गई आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो r क्रॉस एम वी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ये बनेगा तुम्हारा पोजीशन वेक्टर r। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है r क्रॉस एम वी, मास तो कांस्टेंट है, मास को छोड़ दो, वेक्टर प्रोडक्ट होता है r और v का, r और v का, और वेलोसिटी लिखो अब, ठीक है। अब ए पार्टिकल की बात हो रही है, तो ये वैल्यू बनेगी 2i प्लस 1j, क्योंकि 3n की वैल्यू 1 है, प्लस 2k। तो दिस इज 2 1 2, दिस इज माइनस 1 2 3। तो r इज माइनस 1 2 3, वेलोसिटी इज 2 1 2। अब आपको लिखना है एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस एम वी, एम को बाहर रखो, i j k, r की जगह माइनस 1 2 3 डालो, v की जगह 2 1 2 डालो। लंबा क्वेश्चन है फिर से। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले i का, i के साथ माइनस 1 है, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1, माइनस जे कैप, जे कैप के साथ 2 है, जे कैप के साथ 2 है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ m को अलग रख रहे हैं। सबसे पहला टर्म बनेगा आई कैप, इसको गायब कर देंगे, इसको पूरे को गायब, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1, माइनस जे कैप दूसरा वाला, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 नहीं सॉरी माइनस 2 माइनस 6 यानी कि माइनस 8, प्लस के कैप, दिस विल बिकम माइनस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 5, इस टाइप की वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब इसके अंदर मास देखते हैं, मास कितना है, ठीक है। 1 kg का पार्टिकल है, तो मास की हमारे को चिंता नहीं करनी है। अब एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दिया √L, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मास तो 1 kg हो गया, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में आया है,
1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दिस विल बिकम 89 प्लस 1 90, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा √90। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आएगा √90। तो अगर आपने एग्ज़ाम में सॉल्व करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि एल की वैल्यू जो है 90, काफ़ी लंबा सवाल है, इसमें अगर टाइम ख़राब करते तो काफ़ी देर भी लग जाती। चलिए अच्छी बात है। अब कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप आगे पूछ सकते हैं ऑफिस में। पेपर थोड़ा सा लेंदी था ये, ठीक है, दिस पेपर वो स्लाइटली लेंदी। 22 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने पूरा डिस्कस करवा दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अब मिलते हैं अगली बार।